नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में, स्टडी करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट मराठी स्टैंडर्ड 10th ईयर 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। 14 चैप्टर है बीज पेरले गेले। शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना देखेंगे पहले। बीज पेरले गेले, इस चैप्टर के लेखक है चंदू बोर्डे, जिनका जन्म हुआ है 1934, जिसको मराठी में कहा जाता है 1934। चंद्रकांत बोर्डे हे भारतीय क्रिकेट संघातील जागतिक कीर्तीचे खेळाडू आहेत। मतलब चंद्रकांत बोर्डे जो है, आप गूगल कीजिए तो आपको वो फ़ोटो मिलेगा उनका गूगल पे। ये भारतीय जो क्रिकेट संघ है, हमारा जो क्रिकेट है एसोसिएशन, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन, तो उसमें ये बहुत ही फेमस, ऐसे क्या है, वर्ल्ड फेमस कौन है, खेळाडू मतलब क्या है, प्लेयर है। निवृत्तीनंतर त्यांनी क्रिकेट प्रशासकाचे काम केले। मतलब रिटायरमेंट, निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने एज अ क्रिकेट प्रशासकाचे मतलब एक क्रिकेट के ऑफिसर के हिसाब से उन्होंने काम किया। राष्ट्रीय निवड समितीचे ते अध्यक्ष होते। मतलब राष्ट्रीय निवड समिति, सिलेक्शन जो समिति होती है, तो उसके वो अध्यक्ष रहे हैं। क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार तसेच C.K. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार यांसारख्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। तो क्रिकेट में उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, बाद में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और C.K. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार, ये बहुत ही बड़े पुरस्कार होते हैं। ओके, तो ये सब चंदू बोर्डे, ये जो हमारे लेखक हैं, उनको मिले हैं। इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पाठात चंदू बोर्डे यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या असून, मतलब इस चैप्टर में उन्होंने उनकी बचपन के कुछ यादें बताई है। आपल्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे पेरले गेले हे सांगितले। मतलब उनके बचपन में, उनके मन में, उनके दिमाग में क्रिकेट कैसे बैठ गया, बीज पेरले का मतलब वो चीज़ उनके माइंड में कैसी बैठ गई, ये उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। त्यातून त्या काळाचे हुबेहूब चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर रेखाटण्यात चंदू बोर्डे हे यशस्वी झाले आहेत। और हुबेहूब मतलब एज इट इज़। उस टाइम पीरियड का जो चित्र वर्णन है वो एज इट इज़ हमें दिखाने की जो क्षमता है इस चैप्टर में है, और वो दिखाने में जो हमारे जो लेखक है वो बहुत ही सक्षम है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये सब लेखक की बचपन की यादें हैं। ओके, तो आपको वैसे ही सुनना है। माझ्या बालमित्रांनो, मतलब मेरे सब बच्चे जो दोस्त हैं उनके लिए, मी तुमच्या एवढाच होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर। मतलब मैं आपके जितना ही था। ओके, और आपके जैसा ही खेलकर, मतलब बहुत ही मैं प्लेफुल था। खोड़कर यानी बहुत नॉटी था। उपद्व्यापी मतलब कुछ ना कुछ काम निकालता रहता था। बहुत मस्तीखोर था मैं, आपके जैसा ही। माझा जन्म पुण्यातच एका गरीब कुटुंबात झाला। मतलब मेरा जन्म पुणे इस सिटी में एक गरीब कुटुंब, मतलब एक पुअर फॅमिली में मेरा जन्म हुआ। माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुटपुंजा पगारावर नौकरी करत होते। मतलब मेरे जो फादर है उस टाइम पे, जब मैं आपके जितना छोटा था, तो उस टाइम बहुत ही कम पेमेंट पे क्या कर रहे थे, पुलिस की नौकरी कर रहे थे। तुटपुंजा इसका मतलब क्या होता है, बहुत कम, बहुत कम। और पगार मतलब आपको पता है, पगार, वेजेस। ठीक है, तेव्हा साहजिकच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट व दुःखे आम्ही भोगत होतो। इसलिए साहजिकच, तो मतलब इसीलिए, जैसे कि मेरे पापा की पेमेंट बहुत कम थी, तो बट ऑब्वियस क्या हुआ, गरीब कुटुंबाच्या, मतलब जो पुअर फैमिली होती, गरीब फैमिली होती है, तो उस वाट्याला येणारे, मतलब उसको जो भी कष्ट आते हैं वो सब कष्ट हमने क्या किए, हमने एक्सपीरियंस किए। भोगत हो तो मतलब एक्सपीरियंस किए हमने वो सभी दुख जो टिपिकल गरीब फैमिली क्या करती है, फेस करती है, वो सब दुख हमने क्या किए, एक्सपीरियंस किए थे।
अशा परिस्थितीत वडिलांना आम्हा मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्यच नव्हते। सो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इस डिफ़िकल्ट परिस्थिति में हमारे जो फादर थे, उनको हमें खिलौने खरीद के देने की उनकी क्या थी, उनको पॉसिबल नहीं था, शक्य नव्हते, मतलब उनको पॉसिबल नहीं था। दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून आम्हाला त्यांचा हेवा वाटत असे। मतलब दूसरों बच्चों के पास खिलौने देख के हमें उनका बहुत लालच आता था, मतलब उन खिलौनों का हेवा वाटत असे, मतलब वो चीज़ हमें हमारे पास चाहिए ऐसा लगता था। ओके, अट्रैक्शन होता था उस चीज़ के बारे में, उस खिलौने के बारे में। तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून उन्हातान्हात विटी दांडू खेळणे, पतंग उडवणे, कधीकधी कॅम्पमधील कॅनॉलमध्ये चोरून पाहणे, कैऱ्या पेरू पाडून त्यांचा यथेच्छ स्वाद घेणे। बहुत बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। देखिए, तो उनको खिलौने नहीं उनके पिताजी ने लेके दिए खरीद के लिए, पर वो कि फिर वो क्या खेलते थे, तो गली में वो सब बच्चे इकट्ठा करते थे और उन्हातानात, मतलब ऊन हो, कुछ भी हो, धूप हो, छा हो, वो क्या करते थे, विटी दांडू नाम का एक गेम है, गिल्ली डंडा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते, तो वो खेलते थे। पतंग उड़ाते थे कभी कभी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही सस्ती या फिर मुफ्त की चीज़ों से बनने वाली ये सब गेम्स थे, तो वो वाले गेम हम लोग खेलते थे। तो कभी कभी वो जो कैंप, देखिए वो पुलिस का बेटा है हमारा जो लेखक है, तो पुलिस लोग का अलग से कैंप होता है। ओके, तो वो पुलिस कैंप में रहने वाला था, तो सो पुलिस कैंप में जो कैनॉल होते हैं, तो उस कैनॉल में छुपके से देखना। बाद में कैरा, कैरा मतलब कच्ची कैरी, तो कच्ची कैरी, पेरू, पेरू जो आपको पता ही है, वो क्या करते थे, पेड़ों से तोड़ना, यथेच्छ स्वाद घेने, मतलब जितना चाहे उतनी कैरियाँ तोड़ना, पेरू तोड़ना, और मन जब तक पूरा ना हो तब तक उनको खाना, उसको बोलते यथेच्छ, यथेच्छ मतलब जितना चाहे उतना। ठीक है, आगे क्या है, घरात जळणासाठी आणलेल्या लाकडातूनच बॅट व स्टंप तैयार करने, मतलब पहले के टाइम पे कैसे चूल्हा हो रहता था, बायोगैस या फिर हमारा गैस सिलेंडर नहीं था। ठीक है, तो पहले के टाइम पे एक चूल्हा होता था, फिर उसमें लकड़ियाँ जला के डाली जाती थी, फिर कहाँ पे जाके खाना बनता था। तो चूल्हे के लिए जो उस चूल्हे के लिए जो ये आती थी, लकड़ियाँ आती थी, तो उसी से हम लोग क्या करते थे, बॅट बनाते थे, स्टंप बनाते थे व कुठून तरी जुना पुराणा बॉल पैदा करून क्रिकेट खेळणे असा माझा दिवसभराचा कार्यक्रम असायचा। और कहाँ से पुराना एक बॉल हम लोग कहाँ से तो पैदा कर लेते थे, बनाते थे और क्रिकेट खेलते थे हम, और ऐसा ही मेरा पूरा दिन का कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम रहता था। आगे जाते हैं। संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी आईच्या कानावर आलेल्या असायच्या। मतलब इवनिंग में जब मैं घर पे आता था तब तक मेरे बारे में बहुत सारी कंप्लेंट मेरी माँ के कानों तक पहुँच जाती थी। ठीक है, तक्रारी यानी कि आपको पता है तक्रार करना, कंप्लेंट करना। दिवसभराच्या खेळाने भूख तर खूपच लागलेली असायची, मतलब पूरा दिन भर हम लोग खेलते थे, तो हमें भूख तो बहुत जोर से लगती थी। घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाठीवर धम्मक लाडू, चापट पोळ्यांचा यथेच्छ वर्षाव व्हायचा। तो जैसे ही मैं घर पे पाऊल, पाऊल मतलब पैर रखता था इवनिंग के टाइम पे, तोच मेरे पीठ पीछे मुझे धम्मक लाडू, धम्मक लाडू इसका मतलब होता है जोर से पीठ पे मारा हुआ बुक्का। ओके, तो उसको मराठी में धम्मक लाडू बोलते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा जो नॉन महाराष्ट्रियन लाडू मतलब लड्डू, तो वो नहीं है, ये एक पनिशमेंट का क्या है, टाइप है। ओके, सो मुझे बहुत ही जोर का पीठ पे मुक्का मिलता था। चापट पोळ्या, चापट पोळ्या मतलब हल्का हल्का गाल पे मारना, उसको चापट बोलते हैं। तो बहुत ये सब मेरी माँ मुझे करती थी, देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट सुनी रहती है कि आपके लड़के ने ये किया वो किया। इसके लिए जब भी लेखक इवनिंग को घर पे आते थे तो उसको बहुत सारा मार मिलता था। मग मी घरात एका कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचा। फिर लेखक क्या करते, इतना मार खाने के बाद एक कॉर्नर में जाते थे और बैठते थे रडत मतलब रोते हुए। तिथे झोप लागायची आणि जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत, और रोने के बाद मैं वहाँ पे ही सो जाता था
और जब मैं उठ जाता था तो मैं मेरी माँ की गोद में हमेशा मिलता था। कुशी मतलब गोद, ठीक है। नेक्स्ट, नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावला झाली। उसके बाद इनके जो डैड है वो पुलिस ऑफिसर है, तो पुलिस लोगों की हमेशा बदली रहती है, ट्रांसफ़र रहता है। ओके, तो इनके जो फादर है उनका ट्रान्सफ़र हुआ वडगाव नाम के एक प्लेस पे। त्याचा परिणाम असा झाला की मला व माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले। और अचानक से ट्रांसफ़र होने की वजह से उसका परिणाम ये हुआ कि लेखक को और लेखक का जो बड़ा भाई था, थोरला भाऊ मतलब बड़ा भाई, सो लेखक और लेखक के बड़े भाई को कंपलसरी स्कूल के पर्पज़ के लिए, क्योंकि उनका स्कूल चालू था उस टाइम पे, तो उसके लिए पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले। मतलब पुणा, क्योंकि पहले लेखक पुणे में ही रहते थे, ठीक है। सो उनका स्टडी और उनका स्कूल वहाँ पे चालू था और अचानक डैड का ट्रांसफ़र हो गया, तो कंपलसरी न चाहते हुए भी उनको उनके अंकल के पास, काका मतलब उनके अंकल के पास रहना पड़ा, क्योंकि उनका स्कूल अगर वो जाते पापा के साथ वडगाव तो उनका स्कूल ड्रॉप हो जाता उस साल, ठीक है। त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षांचा असेल, मतलब उस टाइम पे मैं सिर्फ 9 और 10 ईयर्स का होऊंगा। त्या लहान वयात आई वडिलांपासून दूर रहने माझ्या जीवावर येई। मतलब उस दौरान जब मैं सिर्फ 9-10 साल का था तो माँ और डैड के मतलब डैड से दूर रहना ये मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था। जीवावर येईल मतलब मुझे वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे विदाउट मॉम एंड डैड रहूँ। खूप रडायला यायचे, मतलब मुझे खूप बहुत रोना आता था, पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नाही। पर मैं कितना भी रोऊं कुछ भी उसका उपयोग नहीं होता था। हट्ट ही करून बघितला पण व्यर्थ। मतलब मैंने बहुत हट्ट यानी कि क्या, बहुत सताया मैंने कि नहीं मुझे जाना ही है, जाना ही है, ज़िद। ओके, जिसको हम जिद कहते हैं। सो मैंने बहुत सी जिद भी की पर व्यर्थ मतलब पर उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आम्हाला सोडून जाणे आई वडिलांच्याही जीवावर आले होते। मतलब हम दोनों को छोड़ के जाना माँ और पिताजी को भी बहुत ही दुख भरा लग रहा था, उनको भी वो नहीं हो रहा था प्रोसेस। परंतु मुलाने चांगले शिकावे, मोठा ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्याने कसे बसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला। पर बच्चों का एजुकेशन था, इसके लिए उनके जो माँ और पिताजी थे तो उन्होंने सोचा था कि बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा सीखेंगे, पुणे सिटी में ऑफिसर बनेंगे, हमारे घर का नाम रोशन करेंगे। उज्जवल करने मतलब घर का नाम रोशन करना। सो ये सब करेंगे। ये सब चीज़ें सोच के उन्होंने अपने जो दिल था उसको टाइट किया था बहुत, और क्या किया था, और बच्चों का निरोप घेतला, मतलब उनको बच्चों को बाय बोल के वो चले गए। त्यानंतर माझ्या आयुष्याला एक निराळेच वळण लागले और माँ और पिताजी जाने के बाद जब मैं अंकल के पास रहने को गया तब मेरे लाइफ ने एक बहुत ही बड़ा क्या लिया, टर्न लिया। मतलब वळण मतलब टर्न, मेरी लाइफ टर्न हो गई, ठीक है। माझे चुलते पुण्याच्या YMCAच्या कंपाऊंडमध्ये राहत असत। मतलब मेरे जो काका चुलते मतलब क्या होता है, अंकल, मतलब आपके डैडी का भाई आपका अंकल होता है, तो उसको ही मराठी में चुलत बोलते हैं। ओके, सो मेरे जो अंकल थे वो पुणे के YMCA, ये एक ऑर्गनायझेशन है, उसके कंपाऊंड में ही रहते थे। ही संस्था खेळाकरिता प्रसिद्ध असल्या कारणाने बरेच लोक या संस्थेचे सभासद होते। और ये जो है ना YMCA, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लेइंग के लिए मतलब खेलने के लिए बहुत ही फेमस थी। और इसी वजह से अनेक लोग, मतलब बहुत जो रिच लोग थे, अमीर लोग थे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या थे, मेंबर थे, सभासद थे, मतलब मेंबर थे। ओके, रोज सकाळ संध्याकाळ ज्यांना जसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असत। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको जैसे टाइम मिलता था, सुबह शाम, तो वो जो प्लेयर मेंबर्स होते थे वो वहाँ पे खेलने के लिए आते थे। ओके, जैसे कि क्लबिंग होता है ना, हमारे आजकल के ज़माने में क्लब होता है, हम लोग उसकी मेंबरशिप लेते हैं फिर खेलने के लिए जाते हैं, तो वैसे टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है।
साहजिक याचा परिणाम माझ्या बालमनावर होईल। अभी ये जो हमारे लेखक थे वो छोटे थे उस टाइम पे, तो छोटे बच्चों को क्या कैसा होता है, वो जो देखते हैं और उनको अगर चीज़ वो अच्छी भी लगती है वो तो फटाफट वो कैच कर लेते हैं। तो लेखक का भी ऐसा ही हुआ, उनको खेलने का पहले से ही बड़ा बहुत शौक था। तो इस सब का, और अभी जो जहाँ पे वो रह रहे थे उनके अंकल के साथ, तो उसी के ग्राउंड में ही उनका घर था। तो ये सब वो देखते थे और उसका जो परिणाम है उस उनके बाल मन पर, मतलब वो उनका जो छोटा मन था उस पर इसका सब इफेक्ट हो रहा था। मुळातच खेळाची आवड जास्त असल्याने मी त्या सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो। मतलब पहले से ही, मुळातच मतलब क्या, पहले से ही लेखक को खेलने की बहुत ही चाहत थी। तो लेखक इन लोगों को बहुत ही आराम से ऑब्जर्व करता था कि वो कैसे खेलते हैं। अनेक खेळाडू पाहण्याची मला रोज संधी मिळू लागली और लेखक को डेली नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि नए नए प्लेयर को खेलने का, मतलब कैसे खेलते हैं उनका खेल का तरीका देखने की उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। संधी यानी अपॉर्चुनिटी। शाळा सुटली ना सुटली तोच धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे। मतलब स्कूल मेरा छूटा ना छूटा, मैं सबसे पहले ग्राउंड पे आके खड़ा रहता था। हजर रहने मतलब आ जाता था ग्राउंड पे। सर्व खेळात मला क्रिकेटचा खेळ फार आवडू लागला। मतलब वहाँ पे बहुत सारे गेम, अलग अलग प्रकार के गेम खेले जाते थे, पर मुझे जो सबसे पसंद था तो वो था क्रिकेट। या खेळानेच मला जास्त भुरळ पाडली। मतलब इसी खेल ने मुझे ज़्यादा मोहित किया, हिप्नोटाइज मुझे इसी गेम ने किया। भुरळ मतलब हिप्नोटाइज करना। कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत। मतलब उन्होंने एक बात नोटिस की कि कुछ कुछ प्लेयर ज़्यादा खेलने को टाइम मिले इसके लिए थोड़ा टाइम जल्दी भी आते थे। कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेकायला बोलवत। और क्या एक्चुअली क्या होता था कि कुछ प्लेयर जल्दी आते थे, उनको बॉल डालने के लिए कोई रहता नहीं था। तो लेखक तो गेम देखने के लिए हमेशा उस ग्राउंड पे जाते थे। तो बहुत सारे जो जल्दी आने वाले प्लेयर रहते थे वो लेखक को बुलाते थे बॉलिंग करने के लिए। चेंडू फेकायला, फेकणं मतलब टू थ्रो, ओके, थ्रो करना। मी अशा कामासाठी नेहमीच तयार असायचा। और लेखक छोटे थे तो उनको ये, छोटे बच्चों को देखो, मतलब सिंपल सा आधी भी बात को भी बोलेंगे कि करो तो वो बहुत एक्साइटेड होके करता है, जैसे कि उसको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसने अच्छे से काम किया। तो वैसी वाली फीलिंग हमारे जो लेखक थे बचपन में उनको भी आती थी। तो उनको एक सिंपल बॉल डालने में भी बहुत खुशी मिलती थी और वो हमेशा रेडी रहते थे उसके लिए। आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन, ये एक मराठी की प्रोवर्ब है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लाइंड होता है, जो अंधा आदमी होता है, वो भगवान को बोलता है कि मुझे कम से कम एक आँख तो दे दे, और भगवान इतना खुश हो जाता है कि उसको दोनों आँखें दे देता है। तो ये प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, हिडन मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एक चीज़ के बारे में ऐसे प्रेयर करते हैं भगवान के पास कि ये मुझे मिल जाए, पर आपका नसीब और आपके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि आपको उससे भी अच्छा मिल जाता है आपके लाइफ में। ठीक है, तो लेखक के साथ भी यही हुआ। कहाँ पे, हाँ, या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन मी अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात तो टाकून सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे। तो एक तो पहले उनको पहला अपॉर्चुनिटी मिला कि उनको ग्राउंड में जाने के लिए मिलता था। दूसरा अपॉर्चुनिटी उनको ये मिला कि उनको बॉलिंग भी करने को मिलता था। विदाउट वो मेंबर तो नहीं थे, मेंबरशिप नहीं था, फिर भी उनको बॉलिंग करने को मिलता था वहाँ पे। तो इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और क्या किया, उत्साह ने मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही हैप्पीली, वो जितना ज़ोर से बॉल उनको फेंकने को पॉसिबल होता था उतने ज़ोर से वो क्या करते थे, बॉलिंग करते थे। और वहाँ के जो सभासद रहते थे, जो मेंबर रहते थे, तो दांडी उड़वण्याचा प्रयत्न, मतलब उनको आउट करने का ये बहुत क्या करते थे, प्रयत्न करते थे, एफर्ट्स करते थे। माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दाम आउट होत। तो ये छोटे थे लेखक, ओके,
तो छोटे बच्चों के साथ हम जब भी कोई गेम खेलते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए कभी कभी बड़े लोग खुद से हार जाते हैं कि नहीं, बच्चों को ऐसे फील हो जाए कि वो उस गेम में माहिर हो रहा है। ओके, तो वैसी ही चीज़ जो मेंबर रहते थे वहाँ पे वो कभी कभी लेखक के साथ भी करते थे। सो मेरा उत्साह पाउन मतलब मेरी एनर्जी देख के और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, उत्तेजन मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और उनको भी खेलने के लिए मिल जाए, इसके लिए वो लोग भी कभी कभी मुद्दामून मतलब जानबूझ के आउट हो जाते थे। तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे और तब मुझे इतना प्राउड महसूस हुआ होता था, जैसे कि मेरी मतलब छाती आनंदाने फूकने मतलब बहुत प्राउड फील होना, सीना तान के बोलते हैं हम लोग हिंदी में वो चीज़। सो मेरा सीना बहुत मतलब मैं बहुत खुश हो जाता था, प्राउड फील करता था। आगे जाते हैं, एक मिनट। ओके, मी अधिक जोराने चेंडू फेंकत असे और मोटिवेशन मिलने के बाद में आदमी और अच्छा काम करता है, तो वैसे ही लेखक और जोर से बॉलिंग करते थे। मात्र जेव्हा इतर सभासद ये तेव्हा नाईलाजाने त्यांना बॉल द्यावा लागे। पर जैसे ही टाइम हो जाता था और बाकी के मेंबर जब उस ग्राउंड में आते थे तो ना इलाजाने मतलब न चाहते हुए भी लेखक को उनका जो बॉल है उन मेंबर को देना पड़ता था। तरीसुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन अडवण्यात आणि तो लगेच उचलून फेकण्यात मी समाधान मानत असे। तो लेखक तब भी मतलब नाराज़ नहीं होते थे, वो उसके बावजूद भी देखते थे कि ठीक है, अभी ये नए मेंबर आए हैं, टाइम पे आए हैं जो लोग, तो अभी मुझे बॉलिंग करने को नहीं मिलेगा, पर वो उसमें सैड नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते कि ये नहीं, पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, जब भी बॉलिंग और बैटिंग होती है तो जब भी बॉल कहाँ पे दूर चला जाता है तो वो लाने में और देने में बहुत लोग मिलते नहीं हैं, पर छोटे बच्चे वो काम अच्छे से करते, वो जाते कितना भी दौड़ के बॉल लेके आते हैं और उनको बहुत खुशी होती है। तो लेखक भी ऐसे ही करते थे, जो बहुत ही लांब उड़ालेला मतलब जो दूर गया हुआ बॉल रहता था तो लेखक क्या करते थे, दौड़ के जाते थे, वो बॉल उछलून उछलून मतलब उठाते थे और उसमें भी उनको बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिलता था कि नहीं, मैं एटलीस्ट उनके साथ घुल मिल तो रहा हूँ। ऐसे आपणही यांच्याप्रमाणेच खेळावे अशी इच्छा मनात येई। तो लेखक को उनको देख के हमेशा एक इच्छा मन में आती थी कि मुझे भी इन फ्यूचर इन लोगों में से ही एक बनना है, ऐसा ही मुझे बनना है। ठीक है, आगे जाते हैं। पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची कुणगाठ मी इथेच मनाशी बांधली। मतलब आगे के लाइफ में मुझे क्रिकेटर ही होना है, क्रिकेट का ही प्लेयर मुझे बनना है। ये जो खूणगाठ मतलब ये जो पक्का मैंने डिसीजन लिया, तो मैंने यहाँ पे मतलब इसी को देख के मुझे मेरा जो ड्रीम था कि मुझे क्या बनना है वो मेरा डिसाइड हुआ। मतलब मनाशी बांधली मतलब मैंने मन में सोच लिया अभी बनना है तो क्रिकेटर ही बनना है। आगे जाते हैं। प्रैक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागणे। मतलब मैं हमेशा क्या करता था, वो लोग आते थे खेलते थे, उनका प्रैक्टिस करते थे और मैं क्या करता था, सब बॉल्स जो होते हैं वो यहाँ पे वहाँ पे जाते हैं तो मैं बॉल्स सब इकट्ठा करता था। दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे, सेकेंड डे के लिए वो ग्राउंड तैयार होना चाहिए, इसके लिए उसके पहले दिन उस पर पानी मारा जाता था। ओके, वाटर स्प्रिंकल किया जाता था, तो वो भी क्या करते थे, लेखक काम करते थे। इत्यादी कामात मी ग्राउंड्समनला आनंदाने मदत करत असे। जो ग्राउंड्समैन मतलब कौन होते हैं कि जो वो ग्राउंड का ख्याल रखते हैं। ओके, मतलब उधर की घास ज़्यादा बढ़ गई तो उसे कट करना, या फिर कंकड़ है या बड़े पत्थर है उनको निकाल के फेंकना, स्वच्छता रखना उस ग्राउंड में। तो ये काम करने वाले जो मैन रहते ग्राउंड्स मैन, तो मैं उनको हेल्प करता था। किन दो चीज़ों में हेल्प करता था, एक तो सब जगह पे बिखरे हुए जो बॉल्स रहते थे उनको ढूंढना और इकट्ठा करना, और दूसरा काम मैं करता था कि पानी मारने का काम करता था ग्राउंड में, ताकि दूसरे दिन सॉफ्ट ग्रास जो है वो खिल जाए। और ये भी मदद बहुत ही हैप्पीली वो करते थे। कौन करते थे, हमारे लेखक करते थे। ठीक है, आगे जाते हैं। हे सर्व होत असता रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसवून प्रार्थना शिकवत व अभ्यासाला बसवत। मतलब मतलब स्कूल में मतलब स्कूल से घर आने के बाद ये सब एक्टिविटी होने के बाद
मेरे जो काका, काका मतलब मेरे अंकल जिनके पास ये लेखक रहते थे, वो हमेशा 6 to 8 उनका जो टाइम रहता है उसमें वो सब बच्चों को बिठाते थे और पहले प्रेयर मतलब प्रार्थना, मतलब एक प्रार्थना सिखाते थे और उसके बाद में स्टडी को बिठाते थे. त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली और उसके बाद एक बहुत ही हॅपी इन्सिडेंट मेरे लाईफ में आया. ओके, घटना घडली. माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यात झाली. मतलब लेखक के जो फादर है उनकी जो बदली, मतलब उनका जो ट्रांसफ़र है फिर से पुणे में हो गया. माझ्या आई वडिलांना YMCA मधील खेळाडूंकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतीपर उद्गार ऐकू येऊ लागले. ते ऐकून त्यांना आनंद वाटे. ओके, जो लेखक के जो फादर है उनकी फिर से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है पुणे में. और जब लेखक के मॉम और डैड आते हैं पुणे में, तो ये जो संस्था है YMCA, तो ये जो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लेयर है वो बहुत ही क्या करते हैं, लेखक के बारे में बहुत ही प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि आपका बच्चा कितना अच्छा है खेलने में. और वो सब सुन के मेरे मॉम और डैड बहुत ही खुश हो जाते थे. माझे वडील स्वतः वॉलीबॉल चॅम्पियन होते. मतलब जो लेखक के डैड है वो खुद भी क्या थे, वॉलीबॉल चॅम्पियन थे पहले के ज़माने में. त्यामुळे ते मला खेळात नेहमीच प्रोत्साहन देते. इसके लिए उनके डैडी हमेशा उनको प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट करते थे अपने बच्चों को. एकदा दुपारी त्यांना जेवणाचा डबा घेऊन गेलो असता त्यांनी मला दुकानात नेले व 6 रुपयास एक जुनी बॅट विकत घेऊन दिली. सो एक दिन लेखक ने एक इंसिडेंट बताते हैं कि दोपहर का टाइम था. लेखक अपने डैडी को टिफ़िन पहुंचाने के लिए उनके जॉब प्लेस पे जाते हैं और तभी लेखक के जो डैड है वो एक दुकान में लेखक को लेके जाते हैं और 6 रुपये की, ओके, तब उस टाइम पे 6 रुपये मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बड़ी बात होती थी. तो 6 रुपये की एक पुरानी बैट, मतलब सेकंड हैंड जो बैट होती है वो लेखक को खरीद कर देते थे. ती बॅट पाहून माझा आनंद गगनात मावेना. तो आनंद गगनात मावेना इसका मतलब होता है कि फूलाना समा पाना, बहुत खुश हो जाना. ठीक है. सो लेखक को वो बैट देख के वो इतने खुश हो गए कि पूछो ही मत. ओके, बहुत खुश हो गए क्योंकि बचपन से ही लेखक को खिलौने कभी खरीद के दिए नहीं थे क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत ही क्या थी, पुअर थी, गरीब थी. और अभी भी लेखक के जो डैड है उन्होंने सेकेंड हैंड बैट उनको खरीद के दी, पर फिर भी लेखक के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टंट है और लेखक बहुत खुश हो गए उस बात पे. मी तसाच ती बॅट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो और मैंने वही मतलब जो बैट मैंने पकड़ी दुकान में से, तो वही उधर से ही मैंने चालू किया मेरे सब दोस्तों को दिखाने के लिए. त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपये होता. मतलब तब मेरे डैड का महीने का पगार ही 24 रुपये था. मतलब 24 रुपीज़ उनका मंथली पेमेंट था. उसमें से 6 रुपये, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना महंगा उस टाइम पे वो बैट था, सेकेंड हैंड. ओके. सो माझे वडील अभ्यास व शाळा या बाबतीत फारच कडक असत. पर ऐसा नहीं है कि लेखक के डैड खेलने में बहुत मोटिवेट करते, इसका मतलब स्टडी के बारे में कुछ भी नहीं देखते. तो स्टडी के बारे में भी जो लेखक है, स्टडी और स्कूल के बारे में जो लेखक के डैड है बहुत स्ट्रिक्ट है. एकदा मी शाळा चुकून ग्राउंडवर क्रिकेटचा एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो. मतलब एक दिन लेखक ने क्या किया, वो स्कूल गए नहीं, उन्होंने स्कूल बंक किया और उसी ग्राउंड पे वो क्रिकेट का एक सामना, मतलब एक क्रिकेट का क्या था, क्रिकेट की एक मैच थी. सामना मतलब मैच, मित्रत्वाचा मतलब कुछ था, फ्रेंड्स का क्या था, मैच था. तो मैं वो देखने के लिए वहाँ पे बैठ गया और मैंने स्कूल बंक किया. वडील घरी आले तेव्हा त्यांनी मला पाहिले. मतलब जब डैड घर पे आए तो उन्होंने मुझे देखा. व संतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले और बहुत मुझे मारा स्केल से उन्होंने. ओके, छड्या मतलब बहुत स्केल से मुझे मारा और स्कूल में जाके मुझे बिठाया क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ बैठे देखा था. तो वो वहाँ पे आए, मुझे बहुत सारा मारा पहले वहाँ पे और मुझे स्कूल लेके गए और स्कूल लेके जाके मुझे वहाँ पे बिठाया. त्या क्षणापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही और उसके बाद मैंने कभी भी स्कूल को बंक नहीं किया. आगे जाते हैं, लास्ट पैराग्राफ हमारा. ठीक है. 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन
सर्व्हिसेसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता. देखिए इनका जन्म कितना पहले का है. 1947 को हमें इंडिपेंडेंट मिला. ओके, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, पर ये उसके पहले की बात है, 1945 है. ठीक है. सो इस टाइम पे भारत में ऑस्ट्रेलियन सर्विस नाम का एक क्रिकेट का संघ, मतलब एक क्रिकेट का ग्रुप पुणे सिटी में आया था. पूना क्लबच्या ग्राउंडवर त्यांची एक मॅच झाली. मतलब पूना जो क्लब था, पुणे का जो क्लब था, उस ग्राउंड पे उनकी एक मैच हुई. या सामन्याला अर्थात तिकीट होते, मतलब इस मॅच का एक तिकीट था व मैदानावर गोलाकार कणात घालण्यात आली होती. त्यामुळे आत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते. और बच्चे क्या करते हैं, अभी भी करते हैं कि नहीं, कि जैसे मैच का कोई टिकट होता है, कॉस्ट होता है, तो वो कहाँ से ऊपर से पेड़ के ऊपर चढ़ के नीचे जाते हैं, उस ग्राउंड में जाते हैं. तो ये सब चीज़ें ना होने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, एक वायर, कनात का मतलब पता है इधर कहाँ पे गया अपना, ओके, गोलाकार कनत मतलब वायरिंग डाली थी ताकि बच्चे उस वॉल को क्रॉस ना करें. ठीक है. तो लेखक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि वो मैच देखे, और लेखक के लिए वो मैच बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो इंटरनेशनल मैच थी. सॉरी. ही मैच तर पाहायलाच पाहिजे आणि तीही फुकटात. तो लेखक ने सोचा कुछ भी हो जाए मुझे ये मैच तो देखनी ही पड़ेगी, और वो भी फुकटात. फुकटात मतलब और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मुझे देखनी होगी. म्हणून माझी धडपड सुरू झाली. इसके लिए फिर लेखक ने बहुत ही क्या किया, ट्राई किया. ओके, बहुत कोशिश की. धड़पड़ मतलब बहुत कोशिश की लेखक ने. ओके, आगे जाते हैं हम लोग. सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठाल्या झाडांनी सोडवला. और सुदैवाने मतलब लकीली, ये जो मेरा क्वेश्चन था कि मैं कैसे मैच देखूंगा, तो उस ग्राउंड के बाजू में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, तो उन पेड़ों ने ये मेरा जो प्रॉब्लेम है वो सॉल्व कर दिया. माझ्या काही मित्रांसहित झाडावर बसून मी दिवसभर मैच पाहत होतो. मतलब मेरे कुछ दोस्तों के साथ पेड़ पे चढ़ के मैं पूरा दिन वो मैच देखता रहा. आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढावे. और अभी भी मुझे लगता है कि कभी कभी वैसे ही एक पेड़ पे चढ़ जाऊँ आणि तिथूनच मनसोक्त मैच पाहावी, और वहाँ से ही मैं आराम से जब तक दिल नहीं भरता तब तक मैं मैच देखूँ पेड़ के ऊपर से. मतलब वो मज़ा ही कुछ अलग था. आगे जाते हैं. मी आणि माझे मित्र मॅचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोरजोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असू. मतलब मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो जो मैच में जो भी कुछ चीज़ें होती थी, वो हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हाथवारे मतलब हाथ की अलग अलग क्या, हाथवारे मतलब हाथ के अलग अलग शेप करके हम लोग एक दूसरे को ऐकवत मतलब सुनाते थे. ओके, मतलब जैसे कि वाइट बॉल जाता है तो कैसे हाथ आता है, ओके, अंपायर का, तो वैसे ही हम लोग क्या एक दूसरे को इशारे करते थे हाथों से. दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, दांडी कशी उडाली, चौकार कसा मारला, याची रसभरीत चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परतत असू. मतलब जब पूरा गेम हो जाता था खेल के, तो झेल का मतलब होता है कैच कैसे लिया, कैसे कैच छूटा, दांडी कशी उड़ाली. दांडी मतलब जो स्टम्प पे होते हैं ना छोटे छोटे, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं. ओके, सो जब आउट होते हैं तो स्टैम्प में जो स्टैम्प होते हैं उसके ऊपर जो छोटी छोटी गिल्लियाँ रहती है. ओके, सो उसको वो जब उड़ते हैं उसको दांडी बोलते हैं. ठीक है, स्टिक जैसा होता है. तो वो कैसे मतलब आउट कैसे हुआ. चौकार मतलब जो फोर मारते हैं, तो फोर कैसे मारा, इसकी रसभरीत चर्चा, मतलब इसकी एकदम रसीली चर्चा, एकदम गहरी चर्चा करत मतलब बातें करते करते चल के हम लोग घर पे जाते थे. आगे जाते हैं. ही मैच पाहिल्यावर तिचा माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला. मतलब जब मैंने ये ऑस्ट्रेलियन की मैच देखी तो उसका परिणाम मेरे मन पे बहुत हुआ. विशेषतः मॅच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी जे झिम्मड उडते तेव्हाचे ते दृश्य काळजात भिडले. और ख़ास करके लेखक को कौन सी एक घटना याद रही उस मैच में, कि जैसे ही मैच ख़त्म हो जाती है, उनके चाहने वाले, मतलब जो क्रिकेटर के चाहने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही क्या करते, भीड़ करते हैं ऑटोग्राफ के लिए.
स्वाक्षरी मतलब ऑटोग्राफ। ओके, तो लेखक को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करने लगी कि एक क्रिकेटर बनना कितनी अच्छी बात है। लोग तरसते उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, एक साइन लेने के लिए। तो ये जो दृश्य था तो उनके मतलब काळजात मतलब उनके दिल में बैठ गया। काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते तर काही नकारत होते। मतलब कुछ जो प्लेयर होते थे वो बहुत ही हैप्पीली क्या देते थे, ऑटोग्राफ देते थे, और कुछ नहीं देते थे। हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले की आपणही एक मोठे खेळाडू व्हावे। मतलब ये सब देख के, सोहळा मतलब ये ओकेशन देख के लेखक को भी लगने लगा कि हाँ, मैं भी एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा। मग आपल्या भोवती ही अशी स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल। फिर मेरे भी आजू बाजू में ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ हो जाएगी। बस तेव्हापासूनच स्वाक्षरीच्या तालमीला सुरुवात झाली। और बस उसी टाइम से मैंने ऑटोग्राफ, खुद का ऑटोग्राफ एक बनाने की कोशिश की कि जब मैं हो जाऊंगा प्लेयर तो मुझे ऑटोग्राफ देना पड़ेगा, तो मेरा ऑटोग्राफ अच्छा होना चाहिए दिखने में। तो उसकी उन्होंने प्रैक्टिस तभी से करनी चालू की। विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहींची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली। मतलब जब भी मैथ्स का पीरियड रहता था, मेरे नोटबुक के जो पीछे वाले जो पन्ने रहते थे तो वहाँ पे मेरा वही काम चालू रहता था, मतलब ऑटोग्राफ करना खुद का। जर चुकून माकून शिक्षकांचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच व मला प्रश्न विचारलाच तर न कळत माझ्या तोंडातून हाउस दॅट असे उत्तर बाहेर पडे। और कभी कभी टीचर जो रहते थे उनका ध्यान मेरे तरफ आता था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ पढ़ाई। तो जब भी वो मुझे कुछ पूछते थे तो मेरे मुंह से डायरेक्टली क्या निकलता था, एक ही वर्ड निकलता था, हाउस दैट। ओके, जो क्रिकेटर ज़्यादा करके यूज़ करते, क्रिकेट प्रेमी यूज़ करते हैं। हे उद्गार ऐकून वर्गात एकच हशा हुई। और ये मेरा आंसर सुन के सब क्लास में बहुत सारे बच्चे हंसना चालू करते थे। हशा हुई मतलब बहुत ही कॉमेडी क्लाइमेट हो जाता था। आणि माझी मान लाजेने खाली हुई और मेरी जो गर्दन थी वो शर्म से नीचे झुक जाती थी। पण हीच लाजेने खाली घातलेली मान मी जेव्हा थोड्याच दिवसांनी आंतरशालेय सामन्यात 100 धावा केल्या तेव्हा सर्वांच्या डोळ्यातील कौतुकाचे भाव पाहण्यासाठी अभिमानाने वर झाले। पर यही जो झुकी हुई, शर्म से झुकी हुई यही जो मेरी नज़र है वो कुछ दिन के बाद एक इंटरनेशनल क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल मैच हुई थी, इंटरनेशनल नहीं सॉरी स्कूल, ओके, इंटर स्कूल मैच हुई थी। तो मैंने 100 क्या रन किए थे, धावा मतलब रन, 100 रन किए। तो सब के आँखों में मेरे लिए क्या था, बहुत ही तारीफ़ थी, एक रिस्पेक्ट था सबके नज़रों में, कौतुक मतलब बहुत सारा मुझे तारीफ़ मिल रही थी। और तब मेरी वो झुकी हुई जो नज़र थी, जो क्लासरूम में मैंने हाउस दैट करके की थी, तो वो झुकी नज़र मेरी उठ गई सबके सामने। माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डावर झळकले। मतलब मेरा नाम बड़े लेटर्स में स्कूल के बोर्ड पे दिखाई दिया। झळकले मतलब शो किया गया। विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली। मतलब जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत ही क्या दिया, क्या क्या मेरी पीठ थपथपाई। ओके, थाप दिली मग शाबासकी मतलब बहुत ही अच्छा किया, गुड वर्क ऐसे बोला गया मुझे। आणि त्याचवेळी प्रथम मला क्रिकेट खेळत असल्याबद्दल धन्य धन्य वाटले। और तभी मुझे पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि मतलब क्रिकेट खेलना मुझे सच में अच्छा लगा तब, क्योंकि सबको वो चीज़ अच्छी लगी। माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले ते असंच। और इसी टाइम पे मेरे मन में क्रिकेट का जो बीज था वो अंदर गया और उसको एज जैसे कि बीज से पौधा निकलता है वैसे ही वो मेरे बाहर भी निकला। और मैंने क्रिकेट को एज अ सीरियस लिया और क्या किया, करियर उसमें बनाया। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है वो अच्छे से समझा होगा, चैप्टर समझा होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेखक ने उनका अनुभव शेयर किया है कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, ओके, तो वो आप पूरी मन से करोगे, लगन से करोगे, और वो करने के साथ आप एजुकेशन को कभी भी स्किप नहीं करोगे, या आपने यहाँ से सीखा है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को याद से क्लिक कीजिए।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।